गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से 5th सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए फर्स्ट यूनिट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मीनिंग, नेचर एंड स्कोप का आखिरी पार्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अध्ययन की विभिन्न प्रणालियाँ, वेरियस अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। स्टूडेंट्स, अब तक आपने देखा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, उनका अर्थ, परिभाषाएं, मूल विशेषताएं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के उद्देश्य यानी किन उद्देश्यों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का गठन किया जाता है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का वर्गीकरण, कि जिसमें आपने मुख्यतः निम्नलिखित आधारों पर उनका वर्गीकरण किया था: उत्तरदायित्व के क्षेत्र के आधार पर, सदस्यता के आधार पर, कार्यों के स्वरूप के आधार पर और सत्ता के आधार पर। आज हम जिक्र करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अध्ययन की विभिन्न प्रणालियाँ, वेरियस अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो विषय था अपेक्षाकृत नवीन है और जिसका वैज्ञानिक अध्ययन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में शुरू किया गया। इसकी अध्ययन पद्धति में ऐतिहासिक पद्धति, हिस्टोरिकल मेथड, तथा सैद्धांतिक प्रणाली, थियोरेटिकल मेथड, ये दोनों प्रमुख रूप से हमारे सामने विद्यमान हैं। तो हमारे पास दो प्रणालियां हैं, एक ऐतिहासिक प्रणाली जिसे हम हिस्टोरिकल मेथड कहते हैं और सैद्धांतिक प्रणाली जिसे हम थियोरेटिकल मेथड कहते हैं। इन दोनों के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं ऐतिहासिक प्रणाली, हिस्टोरिकल मेथड। जैसा कि नाम से ही आप देख रहे हो कि ऐतिहासिक प्रणाली यानी हमें इतिहास में जाना पड़ेगा, इतिहास में झांकना पड़ेगा। और जब भी आपने ये देखा था कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो क्या है, वो आने वाला हमारा इतिहास है। आज की राजनीति कल का इतिहास हो जाएगी। तो जो आज हम राजनीति पढ़ रहे हैं कल वो इतिहास बन जाती हैं, और जो इतिहास आज हम पढ़ रहे हैं वो कल की राजनीति थी। तो इसलिए नेचुरल है कि जब हमें पॉलिटिकल साइंस में आज जो हम अध्ययन करते हैं, अगर हम हिस्ट्री कर रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब जो राजनीति हो चुकी है, जो राजनीतिक प्रणालियाँ, जो राज्य की नीतियाँ, जो राज्य के समाज, राष्ट्र हित, जो कुछ भी हो चुका है, घटित हो चुका है, हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए कभी भी अगर हमें सामान्य परिस्थितियों का, वर्तमान परिस्थितियों का, घटनाओं का अगर हम अध्ययन करें तो हमें इतिहास में अवश्य ही जाना पड़ेगा कि क्या इस प्रकार की सिचुएशन इतिहास में पहले आई थी, अगर आई थी तो उनका सॉल्यूशन क्या था, और जो सॉल्यूशन था क्या वो परिस्थितियां, जिन परिस्थितियों में वो सॉल्यूशन किया गया था, तो आज वो परिस्थितियां विद्यमान हैं ताकि हम उन समस्याओं का उसी प्रकार से समाधान कर सकें। तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए हमें इतिहास के अंदर जाना पड़ेगा और इसी को ही ऐतिहासिक प्रणाली का नाम दिया जाता है। कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन को पढ़ने के लिए, जानने के लिए हमें जिस भी मेथड की ज़रूरत है वो मेथड है हिस्टोरिकल मेथड, और ये सबसे प्रमुख प्रणाली है हमारी। तो ये प्रणाली इतिहास को एक ऐसी प्रयोगशाला के रूप में देखती है जिसमें वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का विश्लेषण और परीक्षण होता है। लैब क्या होती हैं, जिसमें हम परीक्षण करते हैं, केमिकल्स डालते हैं, समान मात्रा में केमिकल्स होते हैं या प्रॉपर मात्रा में जो केमिकल्स होते हैं, और उन केमिकल्स का जो रिएक्शन होता है तो वो हमारे सामने एक सॉल्यूशन के रूप में आता है। उसी प्रकार से अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का विश्लेषण करें या परीक्षण करें, जो कि आज के हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, तो इसके लिए क्या जाना पड़ेगा, इतिहास में। इतिहास क्या है, हमारी प्रयोगशाला है। इसके अनुसार वर्तमान परिस्थितियों का मूल विगत इतिहास में छिपा हुआ है, और इसलिए आज के अंतर्राष्ट्रीय संगठन भूतकाल से प्राप्त जो हमारी परंपराएं हैं, हमारे विचार हैं, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जो स्थिति है वो आने वाले जो संगठन के स्वरूप है उसके निर्धारण में प्रभावित सिद्ध होती है। जैसे कि जो चीज़ पहले हो चुकी होती है वो एक प्रकार से मार्गदर्शन का काम करती है हमारे लिए। आज हम कोई लक्ष्य रखें, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब हम साधनों की तलाश करते हैं तो वो साधन हमें पहले जो लोग हमारे से उन लक्ष्यों को प्राप्त कर चुके हैं तो एक रास्ता, एक मार्ग हमारे लिए छोड़ जाते हैं, जिस रास्ते पर चलकर, जिस मार्ग पर चलकर हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन भूतकाल से प्राप्त परंपराओं एवं विचारों से अधिक प्रभावित
होते हैं। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जो की स्थिति है वो भावी संगठनों के स्वरूप के निर्धारण में प्रभावी सिद्ध होगी। जैसे अगर हम उदाहरण लें, फॉर एग्जाम्पल, राष्ट्रसंघ की असफलता ने अगले अंतर्राष्ट्रीय संगठन के स्वरूप के विषय में विभिन्न राष्ट्रों को सोचने के लिए विवश किया। जैसे स्टूडेंट्स, आपने आज देखा कि मैंने आपको बताया था कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो एक संगठन की जरूरत पड़ी थी और वो संगठन हमारे सामने जो आया था वो था राष्ट्रसंघ। राष्ट्रसंघ कहीं ना कहीं अपने कार्यों में समस्याओं को सुलझाने में असफल सिद्ध हुआ और उसकी एवज में द्वितीय महायुद्ध शुरू हो गया। तो हमें फिर से जरूरत पड़ी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जो शांति स्थापित कर सके, और वो था हमारा यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो सबसे पहले हम बात करें राष्ट्रसंघ की असफलता की। तो राष्ट्रसंघ की असफलता ने क्या किया, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के स्वरूप के विषय में विभिन्न राष्ट्रों को सोचने के लिए विवश किया, और इसी प्रकार की आवश्यकता का अनुभव संयुक्त राष्ट्र की संघ की असफलता पर भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार ऐतिहासिक प्रणाली किस तथ्य पर जोर देती है, इस तथ्य पर जोर देती है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इतिहास की उपज हैं, उनके विकास के परिणाम हैं, और इन संस्थाओं के उद्भव, विकास और जो वर्तमान स्थिति है उनके लिए इतिहास का ज्ञान आवश्यक है। ऐतिहासिक प्रणाली हमें इस बात की भी शिक्षा देती है कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसकी यातनाओं ने राष्ट्रसंघ को जन्म दिया, जो अपनी गंभीर दोषपूर्ण प्रणाली के कारण अंततः असफल हो गया, और उसके रहते हुए भी द्वितीय महायुद्ध शुरू हो गया, और द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति ने संयुक्त राष्ट्र संघ को जन्म दिया जो कि राष्ट्रसंघ का ही उत्तराधिकारी है। तो इस प्रकार युद्ध एक महान शिक्षक का काम करता है, और हम ये कह सकते हैं या ये कहना ठीक होगा या अवश्यंभावी भी होगा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का जहाँ तक प्रश्न है उनके वर्तमान स्वरूप को तब तक पूर्ण रूप से नहीं समझा जा सकता अथवा उसके भावी स्वरूप का तब तक मूल्यांकन नहीं किया जा सकता जब तक कि हम उन प्रवृत्तियों एवं निरंतरताओं को नहीं समझ लेते जो भूतकाल से उत्पन्न होती है। ऐतिहासिक विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के हल के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की एक ऐसी आवश्यकता है जिसके लिए वर्तमान राजनीतिज्ञों के सामने कोई अन्य विकल्प नहीं है। क्लॉड ने ठीक ही लिखा है, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व राजनीति का विश्व या विशिष्ट आधुनिक रूप है। यद्यपि एक नवीन विकास है तथापि वर्तमान में ये एक स्थापित प्रवृत्ति बन गई है, अर्थात संगठन बनाए और समाप्त किए जा सकते हैं किंतु अंतर्राष्ट्रीय संगठन को बने रहना है, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। तो क्लॉड ने अपनी बात को संपूर्ण रूप में इसी आधार पर व्यक्त किया कि जो एक नया विकास होता है जो कि वर्तमान में एक स्थापित प्रवृत्ति बन जाती है, तो ये संगठन क्या होते हैं, विश्व राजनीति का विशिष्ट आधुनिक रूप होता है, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए और समाप्त किए जा सकते हैं किंतु अंतर्राष्ट्रीय संगठन को बने रहना होता है। अब हम बात करते हैं दूसरी प्रणाली की जो कि है सैद्धांतिक प्रणाली, थ्योरेटिकल मेथड। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अध्ययन के क्षेत्र में सैद्धांतिक दृष्टिकोण की अवहेलना की गई है। राष्ट्रीय सरकार और राजनीति के अध्ययन में सुस्थापित राजनीतिक सिद्धांतों का प्रयोग होता रहा है किंतु दुर्भाग्यवश अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अध्ययन में इस तरह के सैद्धांतिक सामग्रियों के प्रयोग पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। परंतु अब समय आ गया है कि जब राजनीतिक विचारकों को इस दिशा में विशेष प्रयास करना चाहिए और उन सभी मान्यताओं का पुनः मूल्यांकन करना चाहिए जिनसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन को स्वस्थ और स्थायी आधार प्रदान किया जा सके। तात्पर्य क्या हुआ कि जो सैद्धांतिक प्रणाली का महत्व क्या है, वो इस बात में निहित है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं तथा उनके विकास हैं या समाज अध्ययनों के अंतर्गत जो सामान्य समस्याएं हैं उनके क्षेत्रों के मध्य संबंधों को स्थापित करना। अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोई पृथक पदार्थ नहीं है, इसके आधारभूत सिद्धांत बहुत कुछ वही हैं जो वर्तमान आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को समर्थन प्रदान करते हैं। सैद्धांतिक पद्धति अंतर्राष्ट्रीय संगठन की प्रक्रिया और विश्व में हो रहे दैनिक कार्य व्यापार, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक में संबंध स्थापित करके इसके अध्ययन का प्रयास करती हैं। सैद्धांतिक प्रणाली इस बात में महत्व करती है या इस प्रणाली इस महत्व में है या उसका महत्व इस बात में है, हम किसी भी रूप में ले सकते हैं, कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को विचारात्मक एवं विश्लेषणात्मक आधार प्रदान करती है। राष्ट्रीय चेतना या राजनीतिक चेतना के विकास के लिए विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का वैधानिक और संरचनात्मक विश्लेषण आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कार्य क्षेत्र को ध्यान में रखने से ये कार्य बहुत अधिक प्रभावशाली
हो जाता है या प्रभावकारी हो जाता है। हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की राजनीतिक शक्ति की, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की राजनीतिक शक्ति को समकालीन प्रवृत्तियों से अलग नहीं किया जा सकता। सत्ता का केंद्रीकरण, यानी सत्ता किसी एक वर्ग या एक संस्था के हाथ में जब आ जाती है तो हम उसको केंद्रीकरण कहते हैं, सत्ता का। तकनीकी विकास का प्रभाव, राजनीतिक अस्थिरता का प्रभाव, राजनीतिक स्थायित्व की तीव्र इच्छा, हितों विचारधाराओं की टकराट, ये सारी की सारी समकालीन प्रवृत्तियां हैं जिनसे हम आंख मोड़कर अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सही स्वरूप को नहीं जान सकते या इसका जानना हमारे लिए संभव नहीं है। हम बात करें दूसरी ओर, अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी विश्व राजनीति को प्रभावित करता है। अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों के संबंध में क्लाडे का मत है कि इनके सैद्धांतिक प्रलेखों यानी कंट्रीब्यूशनल डॉक्यूमेंट्स और औपचारिक संरचनाओं की जो व्यवस्थाएं हैं उस पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करने का खतरा है। जब उनका अध्ययन राजनीतिक विश्व के संदर्भ में किया जाए तो उनके अंतिम परिणामों का तभी समुचित मूल्यांकन हो सकता है जब विश्व में उसके प्रभाव को आंका जाए। प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्माण की जो समस्या होती है वो आगंतुक में जाकर एक विश्व समुदाय के निर्माता की समस्या है। इसलिए आवश्यक है कि उसके मूल रूप को महत्व न देकर उसे गुणात्मक बनाया जाए। सामाजिक क्षेत्र में संगठन का कार्य व्यापक रूप से होना चाहिए। समाज निर्माण की जो विद्या है, हम जितने अनभिज्ञ रहेंगे उससे विश्व समुदाय का गठन उतना ही कठिन होता चला जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का समुचित अध्ययन और विश्लेषण हमें उन सीमाओं पर पहुंचाने में सहायता करता है जिनसे समाज एक प्रकार की खोज का कार्य करता है या एक खोज का कार्य प्रारंभ हो जाता है, सोशल एक्सप्लोरेशन। अंत में स्टूडेंट्स, आप इतना समझोगे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का विश्लेषण हमें उसके बारे में पूर्ण ज्ञान तो प्रदान नहीं कर सकता, तथापि इसका अपना एक विशिष्ट लाभ है। हम ये जान सकते हैं कि कौन सी सीमाएं हैं जिनसे संगठन का कार्य रुक सकता है अथवा किन सीमाओं तक उनके कार्यों का प्रसार संभव है। वर्तमान संगठन के जो सुधार हैं, भविष्य के संगठन के स्वरूप की हम कल्पना कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि इससे संबंधित विभिन्न छोटी मोटी समस्याओं का अध्ययन किया जाए, संबंधित अवरोधों का ज्ञान प्राप्त किया जाए और उन स्वार्थों को जान लिया जाए जिनके द्वारा उनके कार्यों में अवरोध उत्पन्न होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि कदापि हमें ये नहीं सोचना चाहिए या इसका अर्थ हमें ये नहीं लगाना चाहिए कि भविष्य के संगठन के स्वरूप को विकसित ना किया जाए। अगर हम समस्याओं को देखने लगें, अगर हम भविष्य के संगठन की स्वरूप की कल्पना करने लगें और वो कल्पनाएं हमारी ना हो, अगर हम ये देखें कि समस्याएं आती हैं और समस्याओं से कार्य रुक जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भविष्य के संगठन के स्वरूप को विकसित हम ना करें। और हम विकसित नहीं किया जाएगा इसके स्वरूप को, तो इसका उद्देश्य है जो एक सुंदर, शक्तिशाली और प्रभावशाली संगठन का जन्म है, नेचुरल वो नहीं हो पाएगा। तो भविष्य में निर्बल अस्थायी संगठन के स्थान पर हमें जरूरत किस बात की है? उसके स्थान पर वर्तमान का सुदृढ़ संगठन अधिक उपयोगी हो सकता है। तो इस प्रकार आपने क्या देखा कि दो प्रकार की हमारे पास प्रणालियां हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अध्ययन की। एक हमारी ऐतिहासिक प्रणाली और दूसरी थी हमारी सैद्धांतिक प्रणाली, हिस्टोरिकल मेथड और थ्योरेटिकल मेथड्स। तो इस प्रकार आपने दोनों ही मेथड्स के बारे में जानकारी प्राप्त की। जो आपकी थ्योरेटिकल मेथड था उसमें आपने ये देखा कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की उपज है और इसके द्वारा ही संगठन के स्वरूप तथा विकास का निर्धारण किया जाता है। तो इसलिए ज़रूरत किस बात की है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व राजनीति को प्रभावित करते हैं, और हमें ज़रूरत किस बात की है? हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन का विश्लेषण और उसके पूरे ज्ञान को प्राप्त करें, तभी हमें विशिष्ट लाभ प्राप्त हो सकता है। जो भी रास्ते में रुकावटें आती हैं, अवरोध आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन के स्वरूप को विकसित ना करें, बल्कि हमें एक सुंदर, शक्तिशाली और प्रभावशाली संगठन का जन्म करना होता है। और ये संगठन कैसा होगा? निर्बल नहीं होगा, बल्कि सुदृढ़ संगठन होगा। इसके साथ ही मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता देती हूँ इस यूनिट के। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि इसके 2 क्वेश्चन भी बन सकते हैं और 3 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका बनेगा कि डिफाइन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन,
डिस्कस इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की परिभाषाएं दीजिए, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और दूसरा आपका आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अध्ययन की पद्धतियों का वर्णन कीजिए, जैसा मैंने आपको अभी समझाया था। और एक क्वेश्चन आपका ये भी हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन से आप क्या समझते हैं, इसके क्षेत्र का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, डिस्कस इट स्कोप्स। तो स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट यूनिट, इसी यूनिट का हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की उत्पत्ति एवं विकास। धन्यवाद।